तो गिरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखा जाए तो आप सभी विद्यार्थी, क्लास चालू हो चुका है, एकदम क्लास चालू हो चुका है। राधे कड़ीवाना, हाँ, गौरव विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। और आज देखा जाए तो यह जो आपका देखा जाए तो जो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है आपका, यह आपका चौथा पार्ट है। कितना पार्ट है? आपका चौथा पार्ट है। यानी कि हम पार्ट अगर बात करें तो पार्ट हमारा चौथा है। कितना? चौथा। और पहला, दूसरा, तीसरा का लिंक हम दे चुके हैं। क्या देखा जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखे हैं आपका ये टॉप 100 में। तो आप पहले उन सभी को देखिएगा। अगर देख चुके हैं तो अब तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं देखे हैं तो वो देखिएगा। आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यही सभी क्वेश्चन आपको 25 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो एक बार बताइए, साउंड प्रॉपर जा रहा है सही से? किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं ना है? कमेंट कीजिए। उसके बाद से हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के तरफ, जो 100 के तरफ चलेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही हम पूरा किताब को कई बार रिवाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? कई बार रिवाइज कर देंगे। अच्छा, दिलखुश, देखिए आपका आईडी याद आ रहा है। क्लियर, चलिए ठीक है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग दिलखुश। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह आपका टॉप 100 में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है। इसका मतलब यह कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का अगर पीएच मान शून्य है तो फिर यह जो विलयन होगा किस प्रकार का होगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, और आपसे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए पीएच की अगर बात करें तो पीएच का जो परास होता है 0 से 7 और 7 से 14 तक होता है। यह सबसे अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। और आपका बात करें क्या, यह 7 जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और यह आपका सबसे अधिक आपका क्षारीय होता है। यानी कि क्षारीय होता है। यह क्या होता है? क्षारीय। इसका मतलब कि हम ऐसे 0 से बढ़ते जाएंगे 7 के तरफ तो अम्लीयता हमारा घटता जाएगा। फिर किधर बढ़ेंगे तो उदासीनता के तरफ। 7 पे आएंगे हमारा उदासीन हो जाएगा। लेकिन 7 से जैसे बढ़ेंगे तो यह क्या होगा? क्षारीयता बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्षारीयता बढ़ता जाएगा। और सीयूजी ऑफिशियल का आंसर आ रहा है क्या? आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। वेर मेरे दोस्त, बी नहीं होगा, शून्य पीएच वाला कह रहा है। तो यह हमारा फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान शून्य है तो वह अम्लीय होगा। और अम्लीय में भी आपका देखा जाए तो वह अधिक अम्लीय होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह दें कि अगर 2 आपका पीएच मान दे रखा है, जैसे हम कहें कि 1 और 2, 1 का 0 है पीएच और 1 का आपका 2 है, तो इसमें यह आपका अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। जिसके अनुसार हम कहें तो फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं, कि जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जल से हम अगर अभिक्रिया कराएं तो यह बनता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कैल्शियम आपका सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O आपका, अगर हम इसको जल से अभिक्रिया कराएंगे H2O से तो यह बनेगा CaSO4 डॉट 2H2O। क्या बनेगा?
2H2 आपका देखा जाए तो 2 और आपका 3/2 यहाँ जल के अणु से यह अभिक्रिया करके आपका क्या बन जाएगा, तो यह जिप्सम बन जाएगा। यानी दूसरे का जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, यानी कि अगर हम देखें कि H+ आयन है हमारे पास तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन हमें अम्लीयता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। तो यह आपका विलेन जो भी होगा वह क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन अगर यही आप सभी से कह दे कि क्षारीय के लिए हम क्या पहचान में लाएंगे, तो क्षारीय के लिए OH का माइनस आयन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी कोई अम्लीय विलयन है तो फिर उसका पीएच मान क्या होगा। अभी हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बताया है कि 7 से कम हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है, 7 से कम हमारा अम्लीय होता है, 7 हमारा उदासीन होता है। यानी कि 7 से कम होगा तो यह आपका अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन अगर 7 होगा तो 7 आपका उदासीन को बताता है। क्या, उदासीन को बताता है। लेकिन 7 से अगर पीसी विलयन का पीएच मान अधिक होगा तो वह आपका क्या बताएगा, क्षारीयता को बताएगा। यानी वह आपका क्षारीय होगा। इन सभी से हमें ये क्वेश्चन का हमें क्या पता चल रहा है। चलिए आते हैं अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को बात करें। सिट्रिक फल नींबू और संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब रही बात की सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक जो आपका देखा जाए, जो आपका सिट्रिक जो फल होता है यह नींबू संतरा आपका, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन का नाम है जिसके कारण यह खट्टे होते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3COOH आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह किसमें मिलता है, यानी कि पाया जाता है तो सिरका में। किसमें, सिरका में। आपका साइट्रिक अम्ल की बात करें आपका तो यह साइट्रिक अम्ल आपका नींबू, क्या, नींबू और आपका देखा जाए संतरा, क्या, संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह आपका टार्टरिक जो अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है आपका देखा जाए टार्टरिक अम्ल, देखो हम भुला गए, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। टार्टरिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल की बात करें तो यह सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू संतरा में पाया जाता है। लेकिन टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है आपका देखा जाए तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक किस में पाया जाता है, दही में। आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में। बी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन टार्टरिक आप सभी लोग बताइए टार्टरिक किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन, ये तो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, यानी कि टार्टरिक देखा जाए तो दही में पाया जाता है। रुक जाइए थोड़ा सा, हम सस्पिशन में हैं, हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि हम इस टाइम सस्पिशन में आ गए। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में मुख्य रूप से। यह अंगूर इमली में, देखिए यहाँ से इमली में पाया जाता है। हम देखो, हाँ टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह इमली में पाया जाता है। किसमें, इमली में पाया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। आप लोग देखे होंगे क्षारक आपका मिलाया जाए, जैसे हम कहें कि किसी का चोट वोट लगता है तो चूना में हल्दी मिलाया जाता है। किसमें, चूना में हल्दी मिलाया जाता है। तो चूना में जब हल्दी मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है, यह देखा जाए तो भूरा लाल हो जाता है। क्या होता है, भूरा लाल हो जाता है। और उसको चोट जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे छापने से राहत मिलती है। क्या मिलती है, राहत मिलती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अच्छा, अम्लीय लवण, क्या,
अम्लीय लवण होने के लिए उसमें हमारा H आयन होना जरूरी है। अगर उस लवण में हमारा हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा तो हम कह सकते हैं कि वह अम्लीय होगा। देखा जाए इसमें कहीं हमारा H नहीं है तो यह नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखें तो यह भी नहीं है, सी ऑप्शन देखें तो इसमें नहीं है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, जिसको हम कहते हैं क्या, देखा जाए तो बेकिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यह आपका देखा जाए तो यह कैसा अम्लीय है, लवण है, तो अम्लीय लवण है। कैसा है, अम्लीय लवण है। यानी कि खाने वाला सोडा देखा जाए अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वेरी गुड। चलिए आपका नमक, देखिए हम भूल गए, अभी देख लेते हैं। हाँ, दिल खुश, देखिए अच्छा मिठाई से याद आएगा। हाँ चलिए यहाँ से देखें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह खाने वाला सोडा है, जिसको बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा, ठीक। और उसके बाद से इसका और अलग नाम है बेकिंग पाउडर। क्या है, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा। दोनों नाम पूछता है कि यह कह सकता है कि खाने वाला सोडा का अलग नाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धावन सोडा क्या कह रहा है। आपका धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। अब रही बात कि धावन सोडा पहले समझिए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, यानी कि यह तो एक अणु है, किसका, धावन सोडा का। लेकिन इस धावन सोडा में हम देखें जल की मात्रा, यानी कि जल के अणुओं की संख्या, तो देखिए यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितना है, 10। यानी हम इसका आंसर देंगे 10। यानी हम कह सकते हैं कि धावन सोडा में, एक धावन सोडा के एक अणु में हमारे जल के 10 अणु होते हैं। कितना होते हैं, 10 अणु होते हैं। यानी कि आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन हमें क्या बताता है, उदासीन यह बताता है कि यह जो भी विलयन होगा उसका पीएच जो मान होगा वह आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7। यानी जिस विलयन का पीएच मान हमारा 7 होगा वह आपका क्या होगा, एकदम विलयन उदासीन होगा। यानी उदासीन की बात करें तो उदासीन मतलब कि किसी प्रकार का हमारा न अम्लीय के बारे में बता पाएगा न वह क्षारीय के बारे में बता पाएगा। यानी कि उसका अगर स्वाद भी देखें तो न ही आपका अम्लीय लगेगा न ही कड़वाहट लगेगा, कोई नहीं होगा। यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद देखा जाए तो नहीं मिल पाएगा। अब रहा क्वेश्चन अगला कि सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब रही बात कि सबसे बात पहले यह है कि सल्फ्यूरिक जो है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल की हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। इसी को हम क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो तेजाब भी बोलते हैं। इसका मतलब कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखिए कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यानी कि आप सभी का 10 का बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्या, 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, दिल खुश। 10 का आपका ए आ रहा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है अथवा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो आपका एसिटिक अम्ल यानी कि इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3COOH क्या होता है, CH3COOH होता है ना। अब इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वह कितना है, तो 1 है। क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो आपका 1 है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आइए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। अब देखिए यह आ गया बस मस्त क्वेश्चन, जो आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम आप सभी से सामने रखेंगे। इसका आंसर बताइए शिव जी क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, किसका आंसर दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सल्फर डाई ऑक्साइड की अगर हम बात करें, क्या सल्फर डाई ऑक्साइड की, तो सल्फर डाई ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। देखिए सल्फर डाई ऑक्साइड की बात करें तो SO2, अगर हम इसको जल में घोल देंगे, क्या अगर हम इसको जल में घोल देंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड जो होता है आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड, क्या सल्फर डाई ऑक्साइड, तो आपका SO2 आपका क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसको हम आप जल में घोलेंगे ना तो यह अम्लीय ही रहेगा। क्या रहेगा, अम्लीय ही रहेगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एक और खड़ा हो जा रहा है। 12 का तो ए ऑप्शन दे ही दिए हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हम खड़ा कर रहे हैं कि आपका देखा जाए, कह दें कि CO2, क्या CO2 यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे की बात करें तो यह हम कहें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या MgO आपका, यह आपका अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। पहले का क्या होगा, ऑप्शन एक बताइए, पहले का अम्लीय होगा कि क्षारीय। फर्स्ट लिख करके अम्लीय या क्षारीय लिखिएगा, दूसरा लिख करके अम्लीय या क्षारीय लिखिएगा। उसके बाद से हम फिर इसके मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पे इसके आएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो CO2 और आपका यहाँ MgO, यह क्वेश्चन 2 है। हम आते हैं यहाँ इसके फैक्ट पे। तो धातु अधातु में आप पढ़े होंगे, धातु और आपके अधातु में हम बात करें तो आप पढ़े होंगे कि धातु के ऑक्साइड, क्या धातु के ऑक्साइड, हम बात करें धातु के ऑक्साइड की तो यह होता है आपका क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय होता है। अब बात करें अधातु के ऑक्साइड, क्या अधातु के ऑक्साइड की बात करें कि ऑक्साइड, तो यह जो ऑक्साइड होता है ना, क्या होता है, यह आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो कार्बन क्या है, कार्बन देखा जाए तो यह अधातु है, तो इसके ऑक्साइड क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, अब रही बात कि यह आपका धातु है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। यह दोनों क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पेपर पूछता है। अम्लीय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर करेक्ट आ रहा है। यह फैक्ट है आपका जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। धातु के ऑक्साइड आपके होते हैं क्षारीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं आपका अम्लीय। यानी और यही हम यहाँ से पहचान लेंगे, हाँ क्षार होगा। फिर चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रबल क्षार, और फिर क्वेश्चन पूछता है कि प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार की बात करें तो आपका देखा जाए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका देखा जाए तो लिथियम, पोटेशियम का ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका देखा जाए तो यहाँ से प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होगा CH3COOH। क्या है, एसिटिक अम्ल का क्या है आपका रासायनिक सूत्र। अब रही बात कि यह क्यों दुर्बल अम्ल होता है, क्या दुर्बल अम्ल होता है, तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ HCl सबसे प्रबल अम्ल, इसके बाद से H2SO4 इससे कम प्रबल। अब से बात करें अगर इससे कम प्रबल की बात करें तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और इससे कम हमारा जो होता है यही आपका CH3COOH होता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्रम हमने बता दिया। सबसे अधिक अम्लीय आपका HCl होता है, ठीक है, और उससे कम आपका H2SO4, उससे कम हमारा नाइट्रिक अम्ल, और उसके बाद से हमारा एसिटिक अम्ल। अब रही बात की यह क्वेश्चन कर रहा है कि यह दुर्बल अम्ल क्यों है, तो इसमें H आयन कम आयनित होता है। क्या होता है, H आयन कम आयनित होता है, कम मात्रा में, यानी इसमें आयनन की मात्रा जो होती है कम होती है, जिसके वजह से यह दुर्बल अम्ल हो जाता है। और यह प्रबल अम्ल क्यों हो जाता है, तो इसमें H आयन आपका क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अच्छा, कोई विलयन है वह नीला से क्या हो जा रहा है आपका देखा जाए तो लाल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लाल। अच्छा,
तो आपका यह क्वेश्चन है। लेकिन हम दूसरे की अगर बात करें, अगर कोई विलेन लाल से नीला हो जाए, क्या हो जाए, लाल से नीला हो जाए, यही ना, नीला से लाल, तो अम्ल का काम है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब कि नीले को लाल कर रहा है, तो यह आपका क्या होगा, अम्ल होगा, यानी कि यह आपका अम्ल होगा। तो रही बात कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम, क्या होता है, 7 से कम। तो 7 से कम अगर पीएच हम यहां देखें तो केवल फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्या, 7 से कम अगर बात करें तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 का आपका नहीं 15 का बी नहीं होगा, 15 का बी तो आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए दिलखुश, ये आपका बी नहीं होगा। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तथा दूसरा, मतलब कि यह बेकिंग पाउडर की बात करें NaH क्या, सोडियम बाई सल्फेट SO4 ना, सोडियम बाई आपका देखा जाए क्या होता है बेकिंग पाउडर का NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होता है। यह देखा जाए तो किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो आपका यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका यह एक आपका जो दूसरा होता है और आपका अवयव जो होता है दूसरा, वह टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। यानी कि आप सभी का प्रियांशु गुप्ता, टिंकल यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक हैं, आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन आपका 17 की अगर हम बात करें, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दे रहा है बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरंजक चूर्ण का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बताइए जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 का बी ऑप्शन आ रहा है, 17 का बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो यह होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा की बात करें तो सोडियम Na2CO3 डॉट 10 आपका H2O, रासायनिक सूत्र याद रखिए 10H2O। उसके बाद से हम बात करें विरंजक चूर्ण CaOCl2 जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में आते हैं कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए, किसकी, जल की कठोरता को दूर करने के लिए आपका देखा जाए तो धावन सोडा का किसका प्रयोग करते हैं, तो धावन सोडा का करते हैं हम जल की कठोरता को दूर करने के लिए। यानी इसका क्वेश्चन जो होगा बी ऑप्शन 17 का जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा, यह तो भाई देखो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें तो यह बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन करता है। यह आपका 5 से आपका 5.6 होता है, यानी कि 5.6 की बात करें तो यह फर्स्ट ऑप्शन अम्लीय वर्षा का अगर संभावित पीएच की बात करें तो 5.6 होता है। शुद्ध जल देख लो थोड़ा, ये देखो इसको कब कब पूछा है 2025, 24, 23, 22, यानी कि 22, 23, 24, 25 लगातार 4 साल में पूछ रहा है। फिर 19 में पूछा है, 18, 17, 14, 11। अब ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्या याद रहेगा, टॉप क्वेश्चन है। इस अगर देखा जाए चैप्टर का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट किया है तो यही कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह आपका क्या बोला जाएगा, शुद्ध जल बोला जाएगा। यानी शुद्ध जल आपका क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अच्छा शुद्ध जल उदासीन होता है तो ये बताइए कि इसमें करंट प्रवाहित होगा। 19 का सी ऑप्शन, वेरी गुड। दिलखुश, टिंकल और बाकी सभी विद्यार्थियों का आ रहा है सी ऑप्शन। बताइए कि शुद्ध जल है तो इसमें विद्युत प्रवाहित होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं। शुद्ध जल में, शुद्ध जल की अगर हम बात करें जो पीएच अगर हम बात करें तो उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन आपका उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा,
नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है टिंकल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। H2SO4 विलेन आपका पीएच मान है, यानी इसमें हम देखें पीएच मान, तो सबसे बड़ी बात है कि H2SO जो 4 होता है यह आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। अच्छा, अम्ल का हम अगर बात करें कि इसका पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से हमारा कम होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार की बात करें तो क्षार का 7 से अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि दो वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है, यानी कि आपका P का मान दिया हुआ है, क्रमशः आपका 60 वाट और तथा 100 वाट हैं। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ये प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है। चूंकि हम अगर बात करें क्या कि आपका वाट, यानी कि हम अगर बात करें P1 बराबर 60 वाट, ठीक है, और P2 की बात करें, क्या P2 की अगर हम बात करें तो P2 का मान दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट। दोनों कितने वोल्ट पर काम कर रहे हैं? तो आपका V बराबर देखा जाए तो 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। कह रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए दीपू कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ अगर बात करें क्या, अगर हम प्रतिरोधों का अनुपात, तो पहले देखेंगे कि P और R में संबंध क्या होता है। चूंकि हम बात करें P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। क्या होता है? V स्क्वायर बाई R होता है हमारा फार्मूला, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू देखें तो 1/R आ जा रहा है। V को तो छोड़ दीजिए, हम R और P में संबंध यहाँ देख रहे हैं। तो हम यहाँ से देखें, हम कहें कि अगर P1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो 1/ क्या होगा? R1 क्या होगा? R1 होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम क्या निकालें, अगर हम P2 निकालें तो यह होगा P2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2 होगा ना। अच्छा, यह आप 1 मानिए और यह आप 2 मान लीजिए। अब देखिए P1/P2 निकालिए, यहाँ से क्या P1/P2 निकालिएगा तो हम अगर P1/P2 अगर करेंगे, क्या हो करेंगे, तो हमारा यह 1/R1 क्या होगा? 1/ आपका R1 बटे में 1/ हमारा R2। दो भिन्नों को कैसे एक में बदलते हैं, तो हम यहाँ एक भिन्न में बदलेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि P1 बटे हमारा P2, अब इसको एक में बदलेंगे तो 1/R1 इंटू इसका हम उल्टा करेंगे ना, तो R2 अपान आपका 1 से 1 कट जाएगा। इसका मतलब कि आ रहा है R2/R1। क्या हम देखें तो P1 इज अपान P2 का जो मान आ रहा है R2 अपान देखा जाए तो R1 के आपका बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि अब हम यहाँ अगर मान रख देंगे, क्या करेंगे, अगर हम मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए चलिए यहाँ से देखें, अगर हम मान अगर निकालें तो क्या आ रहा है P1 अपान P2 का, तो P1 अपान हो जाएगा P2 इक्वल टू R2 अपान R1। R2 की बात करें तो R2 का आपका, यानी यह R2 अपान, चलिए R2 अपान R1 ना, तो हम यहाँ से उल्टा यहाँ देखें तो R2 क्या अपान R1 का जो वैल्यू होगा वह P1 अपान P2 के बराबर होगा। उल्टा कर सकते हैं ना। तो P1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए P1 का वैल्यू दिया है 60 और P2 का वैल्यू दिया हुआ है 100। यहाँ से कटाइए, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो आपका प्रतिरोधों में अगर हम अनुपात देखें तो यह तो R2/R1 है ना, तो इसको उल्टा करेंगे, R1 बटे हम R2 करेंगे तो इसको भी तो उल्टा करेंगे 5/3। इसका मतलब कि 5 संबंधे 3 होगा। 5 संबंधे क्या आ जाएगा 3, यानी कि 5/3 भी इसको कह सकते हैं। क्या यहाँ संबंध में नहीं दिया हुआ है तो 5/3 हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही शानदार 20 नंबर क्वेश्चन का तो सी आ गया, 21 का दिलखुश का ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपका राधा बिश्नोई का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिंकल इस न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका दे रहा है कि 220 वोल्ट
और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। क्या हम देखें तो आपका P बराबर दिया है 100 वाट, ठीक, और आपका V बराबर दिया है कितना 220 वोल्ट। अब रही बात कि फिर हमसे पूछ रहा है कि तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, यानी R का मान। चूंकि हम बात करें यहाँ हम P बराबर देखें तो V स्क्वायर बाई हमारा R होता है, ठीक है, यानी अगर हम R का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P। हम कर सकते हैं ना, देखिए उल्टा संबंध है तो आपका यहाँ यह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, R का मान निकल जाएगा, R बराबर V स्क्वायर, इसका मतलब कि V का मान क्या है 220, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना। चलिए, और फिर आपका बटे P का मान कितना दिया है 100 दिया है, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो हम कटा देंगे। अब 22 में 22 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 8 4, यह हो जाएगा ओम, 4 8 4 ओम हो जाएगा, यानी 484 ओम आ जाएगा। 22 का आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, अब 22 का बी ऑप्शन आ गया, ठीक है, दिल खुश। चलिए आते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए, यानी आई का मान आधा कर दे रहा है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले हम ऊष्मा का सूत्र लिखेंगे, जूल का संबंध, जूल का नियम, यानी H बराबर हम जानते हैं कि होता है I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है, I स्क्वायर RT। अब हमको हो रहा है चूंकि I का जो मान है यह आपका आधा कर रहा है ना, क्या आधा, यानी कि हम देखें तो आपका आधा यानी कि आपका I/2 हो जाएगा, I/2। चलिए अब हम H का मान निकालेंगे, H बराबर निकालेंगे तो आपका I स्क्वायर यानी I अपान हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर R और यह T। यहाँ से देखें तो यह हो गया I स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और R और T। यहाँ से देखें तो ऊपर वाला हमारा यह H डैश निकाल दीजिए, यहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो होगा किसके बराबर हो रहा है तो H के, यानी कि यह हम कह सकते हैं H बाई आपका 4 आ जा रहा है, किसका मान तो H डैश का, यानी कि आपका यह 1/4 हो जा रहा है। कितना 1/4 आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 का C, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 23 का C ऑप्शन आप सभी का। मुकेश राजभर जी, कौन सा क्वेश्चन का आप दे रहे हैं, सत्येंद्र, गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, जो भी आपके दोस्त मित्र सो रहे हैं थोड़ा उनको जगाइए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत केतली, चाय बनाने वाला केतली देखे होंगे, विद्युत वाला है, से होकर प्रवाहित विद्युत धारा 2 गुना कर दिया जाता है। अच्छा, तो अब कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा होगी। चूंकि हम जानते हैं कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT, और यह आपका धारा 2 गुना कर दे रहा है। I का जो मान है यह क्या कर रहा है 2I कर दे रहा है। इस वक्त हम अगर H निकालेंगे तो I का मान कितना हो गया 2I, क्या हो गया 2I। अब 2I हम अगर I के जगह रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा RT हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, I का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर RT, ठीक है। यह H डैश निकालेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा 4H के बराबर आ रहा है, किसका मान आपका H डैश का मान, यानी कि आपका देखा जाए यह जो हमारा क्या होगा ऊष्मा 4 गुना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आप सभी लोग देखेंगे तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। ये तो क्वेश्चन आप लोग दे देंगे। 24 का C, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यह आप सभी के लिए क्वेश्चन है नॉर्मल, क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से कंफर्म बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होता है, कितना होगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आपका देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका देखा जाए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्या होता है, यहां से 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, यानी कि शक्ति की बात करें, क्या अगर हम शक्ति की बात करें पावर, क्या तो इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इजकल टू W/T होता है। क्या P इजकल टू बात करें तो क्या होता है आपका I²R होता है। P बराबर अगर बात करें तो V²/R होता है, ठीक है। और P बराबर अगर हम बात करें तो V इंटू I होता है। यह आपका देखा जाए तो शक्ति का सूत्र होता है। क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है। और इसमें ऑप्शन में मिला लीजिए, यह देखा जाए तो P बराबर I²R, यानी कि यह जो क्वेश्चन है आंसर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है I²R, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। क्या न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल पे भी आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यही चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आपको आएगा, देखने को तो मिलेगा ही, ठीक है। ए ऑप्शन, भाई ए ऑप्शन नहीं होगा, IR नहीं होता है, IR नहीं होता है, V इंटू I होता है। थोड़ा ध्यान दो ऑप्शन पे मुकेश, ठीक है। 26 का C आंसर आ रहा है। C कहां से C होगा, V² इंटू R है। हाँ दिल खुश, थोड़ा ध्यान दीजिए, I²R हो जाएगा। चलिए आते हैं अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। यह क्वेश्चन आपका भर भर के पूछता है, 100% आपका यह क्वेश्चन देखा जाए तो 25 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 25 फरवरी को यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 बोर्ड में अगर आप बैठने वाले हैं तो। एक अश्व शक्ति की बात करें, अश्व शक्ति बड़े बड़े मोटरों को क्या किया जाता है, उससे उसका शक्ति को मापा जाता है, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। किसके, एक हॉर्स पावर बराबर आपका 1 HP बराबर 746 आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या क्या प्रयोग किया है, तो यह बल्ब, और बात करें तो हीटर, क्या आपका हीटर, ठीक है। अब देखिए बल्ब में हमारा होता है क्या, टंगस्टन, क्या होता है, टंगस्टन होता है ना। और आपका हीटर में बात करें तो यह होता है नाइक्रोम, क्या होता है, नाइक्रोम। अब रही बात की टंगस्टन जो देखें तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन नाइक्रोम की अगर हम बात करें गलनांक जो होता है आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहां से हमें यह देखने को मिल रहा है कि अधिक गर्म यह होगा। हाँ, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है और यह बहुत कम होगा क्योंकि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मतलब यह जो अधिक गर्म हो रहा है इसके पास ऊष्मा ज़्यादा है, और जिसके पास ऊष्मा ज़्यादा रहता है वह प्रकाश भी क्या करता है, अधिक उत्सर्जित करता है। यानी जो ज़्यादा गर्म होगा वही आपका देखा जाए तो क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, यानी कि प्रकाश भी, क्या प्रकाश भी। यानी कि बल्ब हमारा देखा जाए तो बल्ब में हमारा अधिक प्रकाश होगा, क्योंकि बल्ब का जो हमारा फिलामेंट जो होता है वह आपका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अनुसार यह बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊष्मा भी देगा, ऊष्मा जब देगा तो ऊष्मा के साथ हमें प्रकाश भी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बल्ब आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, सत्येंद्र। चलिए फिर बी ऑप्शन आप सभी का आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, वैद्युत शक्ति का मात्रक, यानी हमसे पूछ रहा है कि शक्ति का इकाई बता दीजिए। क्या इकाई, देखिए इकाई पूछ रहा है तो हम P बराबर जानते हैं कि W/T होता है, यानी कि जूल प्रति आपका सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम बोलते हैं वाट।
क्या बोलते हैं, वाट। यानी कि आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, क्या होता है, विभवांतर का हम अगर बात करें, विभवांतर का वोल्ट होता है। एम्पियर की बात करें तो यह विद्युत धारा का होता है। ओम की बात करें तो यह आपका प्रतिरोध का मात्रक है। क्या, प्रतिरोध का मात्रक है। यह सभी आपका बोर्ड पेपर के द्वारा पूछा जाता है। दिलखुश का 29 का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 30 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। इसको थोड़ा सा हम मतलब कि प्रयोग से समझते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी आपके घरों में किसी कारणवश आपका दो तार आपस में सट जाता है, तो जैसे ही तार सटेगा तो वह परिपथ यानी कि तार पूरा गर्म होने लगेगा। क्या होगा, पूरा गर्म होने लगेगा, और गर्म होगा तो फिर वह पिघलेगा ही। तो गर्म होता है इस वक्त, इसमें क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी वह क्या होता है, पिघलने लगता है। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम परिपथ का मान देखा जाए, परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड होता है। मुकेश राजभर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, देखिए यह एकदम प्रकाश मतलब कि कमेंट में भी छाप दे रहे हैं, थैंक यू इतना बताने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा की बात करें तो यह आपका व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, और यह आपका देखा जाए तो किलोवाट जो घंटा होता है यह आपका ऊर्जा का भौतिक आपका मात्रक होता है। ठीक है, और ऊर्जा यह जो किलोवाट घंटा है, क्या आपका किलोवाट घंटा, यह पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा, क्या 1 किलोवाट घंटा, वाट अगर घंटा की हम बात करें तो 1 किलोवाट घंटा में हमारा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा को क्या, एक अगर हम किलो वाट आवर, यही ना 1 किलोवाट घंटा बोला जाएगा, यह किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के, किसके, यूनिट। यानी कि हम 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट बोल सकते हैं। यूनिट में ही आपका विद्युत ऊर्जा को, आपका जो मीटर होता है ना किलोवाट घंटा में, यानी यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर क्या कर दे, प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। अच्छा, बल्ब की शक्ति कितनी होगी, शक्ति पूछ रहा है ना, यानी कि P हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए शक्ति, यानी कि P की अगर हम बात करें तो P बराबर होता है V² बाई आपका R। इसका मतलब कि हमें चाहिए V और R, और R आपका कह रहा है कि आपका इसमें कहीं R दिया नहीं है। चलिए यहां से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चूंकि दिया है V बराबर आपका 200 और W बराबर दिया है 100। ठीक है, यानी कि P = W/T। ठीक है, यानी कि W नहीं, P बराबर आपका। ठीक है, चलिए P और V का मान दिया हुआ है। यहां से अगर हम क्या करें, अगर हम R का मान निकालें, क्या R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा क्या, V² बाई P। तो V का मान क्या दिया है, 200, तो 200 गुणे 200 हम लिख सकते हैं। P का मान दिया हुआ है 100, क्या 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 2 दूना के 4, यानी R बराबर देखें तो यह 400 ओम आ गया, 400 ओम आ गया। अब हम निकालेंगे P का मान। ठीक है, यानी कि P, अब P का मान निकालेंगे हम, अगर हम P का मान निकालेंगे तो V² बाई आपका R होता है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि यदि इसको हम 100 वोल्ट पर चलाते हैं, यह तो 200 वाला भले है लेकिन अब इसको 100 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो 100 वोल्ट पे अगर हम इसको चलाएंगे तो 100 V का मान तो 100 गुणे 100, और R का मान हम निकाल चुके हैं 400। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 4 से इसको भाग देंगे तो आपका 25 चौके 100, यानी कि यह आपका देखा जाए जो आपका यह जो डिवाइस होगा, बल्ब की शक्ति होगी इस टाइम जब इसको 100 वोल्ट पे चलाएंगे तो इसका आपका कार्य करेगा 25 वाट। कितना आपका, यह इसका जो पावर हो जाएगा यह 25 वाट हो जाएगा। बोलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 के बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन पे आए अगर, तो बिजली के बल्ब में तंतु होता है,
बिजली के बल्ब में। तो तंतु आपका किसका होता है? टंगस्टन का। लेकिन अगर अब से पूछ दे कि हीटर जो होता है, हीटर में जो आपका जो हीट होता है तार, वह किसका बना होता है? किसका बना होता है? जल्दी से बताइए। 100 वाट नहीं होगा मुकेश, 100 वाट नहीं होगा। 100 वाट कब होगा? जब उसको हम 200 वोल्ट पे कार्य करेंगे तब। लेकिन यह कह रहा है कि अब उसको हम बाद में 100 वाट पे, 100 वोल्ट पे हम उसको कार्यरत चला रहे हैं, 100 वोल्ट पे। तो 100 पे निकालोगे तो पहले प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। प्रतिरोध से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे उसमें V² बाई आपका R से। ठीक है, अब यहां से इसका आंसर बताइए पहले कि हीटर में जो हम वायर प्रयोग करते हैं वह किसका बना होता है? यह क्वेश्चन है आप सभी के साथ। चलिए इसका आंसर बताइए, देखते हैं। नाइक्रोम, मुकेश राजभर का आ रहा है। अब रही बात की इनका आंसर आ गया नाइक्रोम, जो कि देखा जाए तो करेक्ट है। ठीक है, नाइक्रोम। अब यह नाइक्रोम किसका बना होता है? किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है? नाइक्रोम किसका मिलकर के बना होता है? नाइक्रोम किसका मिलकर के बना होता है? जल्दी से बताइए। और इसमें आपका जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है। यह फिलामेंट की अगर बात करें तो फिलामेंट किसका किसका मिलकर के बना होता है? तो यह फिलामेंट आपका देखा जाए तो Sn प्लस Pb, यानी कि आपका सीसा और आपका प्लस होता है टीन। क्या होता है? टीन। तो इसी प्रकार से यह भी तो नाइक्रोम बना होगा। नाइक्रोम भी तो कुछ चीज से बना होगा। नाइक्रोम की बात करें तो निकिल, क्या? निकिल प्लस क्रोमियम Cr, निकिल और क्रोमियम से मिल करके यह नाइक्रोम बना होता है, जिसका गलनांक आपका देखा जाए तो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, यानी कि आप सभी का करेक्ट 33 का ए आ रहा है। लेकिन इन सभी बातों पे भी आपको ध्यान देना होगा। हम आए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धामन सोडा है, धामन सोडा है। अच्छा, अब रही बात कि धामन सोडा आपसे पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि धामन सोडा को हम धोने वाला सोडा कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? धामन सोडा को धोने वाला सोडा कह सकते हैं। तो धोने वाला सोडा का आपका देखा जाए, क्या धामन सोडा का नाम धोने वाला सोडा? क्या? धोने वाला सोडा। अच्छा, धोने वाला जो सोडा होता है, अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी A2CO3.10H2O होता है। अब यह पूछ रहा है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। एक बात बताइए, आपका 34 का डी आंसर आ रहा है आपका कि लवण नहीं है। तो इसमें हम कहीं देखें कि H दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब कि यह अम्लीय नहीं होगा। क्षारीय के लिए हमारा चाहिए OH, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यह आपका यहां से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो। ठीक है, यानी कि यह जो देखा जाए आपका क्षारीय लवण है। क्या है? कैसा लवण है? तो धामन सोडा आपका क्षारीय लवण है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आपका लवण नहीं है यार भाई, धामन सोडा तो लवण है ही। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो क्षारीय होगा। यह पूछता है आपका यानी A2CO3, बस इतना ही देकर के पूछेगा कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो यह आपका क्षारीय होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? आपका हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? तो धातुओं की सक्रियता। क्या आपको कहेंगे कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका सोडियम पोटेशियम का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी। उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। उसके बाद से आपका कापर, आपका Hg, Ag, Au और Pt। यह होता है आपका धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, 5 बजे से सनी, 5 बजे से लेट आए हो आप। अब आते हैं यहां से, देखें कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से जितने भी धातु ऊपर होते हैं, तो ऊपर वाले धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब रही बात की, अब हाइड्रोजन से ऊपर देखें इसमें से कौन है? तो सल्फर तो होगा नहीं, क्लोरीन तो होगा नहीं, कापर तो होगा नहीं, कापर तो नीचे है। यानी कि जस्ता जो है आपका देखा जाए जिंक ऊपर है, यानी कि यह आपका तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन आ रहा है, सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
खाने, क्या खाने के सोडा का रासायनिक नाम। तो खाने के सोडा का पहले हम बात करें तो इसका जो होता है खाने का सोडा या तो धावन सोडा हो जाएगा। खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या NaHCO3 होता है। लेकिन इसको हम बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम होगा सोडियम, क्या होगा यह भी पूछा जा सकता है, सोडियम आपका बाई कार्बोनेट, क्या कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या इसका अलग अगर अलग हम दूसरा नाम बात करें तो इसका नाम जो होता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है। बोलिए, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई इशू, तो आपका यह देखा जाए NaCl तो आपका लवण है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा, लाल को नीला कर रहा है ना, क्या लाल को देखा जाए तो इसको नीला कर दिया, क्या कर दिया, नीला कर दिया। अच्छा, और एक होता है कि आपका नीला का लाल करता है, नीला को लाल करता है, नीला को लाल करता है। तो यहां समझिए कि अम्ल का काम क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, यानी कि नीला से लाल करेगा तो वह आपका अम्ल होगा। लेकिन यह लाल से आपका नीला कर रहा है, इसका मतलब कि वह क्षार होगा। अब रही बात की फिर इसका संभव है आपका देखा जाए, यानी कि पीएच संभव है। क्या आपका देखा जाए इसका पीएच आपका संभव दे रहा है, पीएच मान क्या होगा, तो आपका क्षार होगा मेरे दोस्तों। क्षार का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान इसका देखा जाए तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से आपका अधिक होता है। तो 7 से अधिक आपका एक ही आपका मान दिया हुआ है, डी ऑप्शन 37 का। 37 नंबर क्वेश्चन का 37 का डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का डी ही आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रचलित नाम है। इसका मतलब इसका जो नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, तो यह आपका धावन सोडा, क्या इसको बोलते हैं, धावन सोडा। हम अभी बोल रहे हैं कि हर एक लवण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और वह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ रहा है आप सभी का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम इसका और ऑप्शन को। ठीक है, इस क्वेश्चन के अगर हम और ऑप्शन को देखें तो और ऑप्शन क्या कह रहा है। हम और ऑप्शन की अगर हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, तो यह इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर की बात करें तो खाने वाला सोडा NaHCO3। फिर बात करें धावन सोडा का तो देख ही रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसको हम शॉर्ट में POP बोलते हैं। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है। लेकिन आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है जिप्सम, तो थोड़ा यहाँ जिप्सम भी जान जाइए। तो यह बस इसमें अंतर थोड़ा सा जल का होता है, CaSO4.2H2O होता है। देखिए यानी कि अम्ल क्षार लवण चैप्टर से इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का आ रहा है। विकास, आप बहुत देर से जुड़े हैं का विकास की अभी आ रहे हैं। चलिए यहां से देखा जाए तो आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको बोलते हैं। आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको POP की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन सब आपके सामने बोर्ड पेपर में 25 फरवरी को आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम, अभी यहां देख लीजिए, यहां एक नजर थोड़ा देखिए, हम मेरे दोस्त सब चीज लिख दिए हैं, सभी लवण को पूरा विस्तार से हम बताए हैं। और फिर इसी से क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि आपका CaOCl2 का प्रचलित नाम, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम रासायनिक नाम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। अच्छा,
क्लोराइड, ये तो रहा रासायनिक नाम, लेकिन और इसका नाम क्या है? तो इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आप सभी का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 39 का हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको थोड़ा और भी इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। साथ साथ आप भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धामन सोडा की बात करें, Na2 आपका CO3 डॉट 10H2O होता है। चलिए, यह सब आप बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आप भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि सुत करके रजाई में और हम क्या कर रहे हैं, तान करके मोबाइल देख रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा मेरे दोस्त। सोनी मदेशिया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह 40 नंबर का है कि बेकिंग पाउडर को अगर हम गर्म कर दें तो कौन सी गैस निकलेगी? क्या? बेकिंग पाउडर को। देखिए, अगर हम बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, यानी NaH क्या होता है, CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो आपका यह बनेगा Na2CO3। गर्म करेंगे तो जल तो आपका वाष्प बन करके निकलेगा, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा हो। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यानी कि गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी का, अरे भाई यह गैस पूछ रहा है, गैस, थोड़ा ध्यान दो। गैस पूछेगा तो लवण बता दोगे, हैं? सी, हाँ सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अच्छा एक बार और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा, यह कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा कि क्षारीय? क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय? बताइए, या क्षारीय? CO2 आपका कैसा, आपका देखा जाए तो यौगिक है। CO2 कैसा है? थोड़ा घूम लीजिए, जब नींद आए ना तो अपने स्थान को छोड़ देना चाहिए। पढ़ना चाहते हैं तो नींद आए तो आप क्या कर दीजिए, उस स्थान को छोड़िए अगर नींद आ रहा है तो। नहीं तो फिर आप जैसे सुस्ती आप लाएंगे अपने शरीर में तो फिर शरीर आराम खोजेगा, शरीर आराम खोजेगा तो फिर आपका भी आराम हो जाएगा। बेस नहीं होगा। बेस कैसे हो सकता है? यह अम्लीय होगा, यानी कि आपका देखा जाए तो यह क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। सुतिए मत, सुतिए मत, ठीक है। अपने आप को थोड़ा जगाइए। आइए थोड़ा मानव नेत्र से क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास क्या होता है? परास की बात करें तो आप न्यूनतम दूरी कहां तक देखते हैं और अधिकतम दूरी कहां तक देख सकते हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, हम परास बोलते हैं। हम कहें कि पीएच परास क्या होगा? आपका पीएच की अगर हम परास की बात करें तो यह 0 से लेकर के 14 होता है ना, यही ना परास बोला जाएगा। यानी आंख देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर, और आपका अनंत क्या होता है, आपका अधिकतम हमको हमारा देखें तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की दूरी को हम आंख का क्या बोलेंगे, परास बोलेंगे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है? तो रेटिना, या इसी को दृष्टिपटल बोलते हैं। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह आपका देखा जाए क्या होगा, आपका, अरे बिल्कुल बिल्कुल वेलकम, एकदम आइए, नगरा में आएंगे तो बढ़िया रहेगा ना। चलिए आते हैं यहां से देखें तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, आपका वास्तविक यानी उल्टा, और उसको मस्तिष्क जो होता है सीधा करके देख लेता है। वास्तविक और उल्टा होता है, जो मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा करके देख लेता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, अभी फिर आ गया ना कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आपका देखा जाए तो वह क्या होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका देखा जाए तो उल्टा होता है, परंतु हमें सीधा दिखाई देता है। तो आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारा अभिनेत्र लेंस होता है ना, यानी उत्तल लेंस होता है, तो उसकी फोकस दूरी में क्या, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या उसी को हम बोलते हैं पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन 44 का आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 43 का बी ऑप्शन, सी 44 का आपका सी हो जाएगा। 45, जब प्रकाश नेत्र में
प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन की बात करें तो कार्निया या इसी को बोला जाता है स्वच्छ मंडल। जैसे बाहर से प्रकाश हमारे आंख में आ रहा है तो जैसे कार्निया में प्रवेश करेगा तो वह ज्यादा क्या होगा? आपका अपवर्तित होगा। यानी अपवर्तित का मतलब कि वह अपना पथ चेंज कर देगा, यानी कि रास्ता कट जाएगा उसका। ठीक है, अपने रास्ता को क्या करता है? चेंज कर लेता है। ठीक है, तो आप जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं 45 का बी आंसर स्वच्छ मंडल या कार्निया, आप सभी का करेक्ट आंसर है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या करता है? फोकसित कर लेता है, मतलब कि देख लेता है। तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? यानी कि हम देखें तो कभी नज़दीक की वस्तु को तो कभी दूर की वस्तु को हम अपने आवश्यकता के अनुसार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर की वस्तु को देखना चाहते हैं, उसके बाद से उसको देख रहे हैं, उसके बाद से आप तारा को देखेंगे तो उसको भी देख लेंगे। यानी कि आपका 1 किलोमीटर फोकस दूरी रहा और उसके बाद से आपका अब उतना दूर फोकस दूरी बदल गया ना, तो उसको बोलते हैं समंजन। मुकेश राजभर का आ रहा है, वेरी गुड। समंजन क्षमता बोलते हैं। अच्छा, समंजन क्षमता तो बोलते ही हैं मुकेश राजभर जी और बाकी जितने भी विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं। एक बात बताइए कि यह समंजन क्षमता कब घटती है और जब घटती है तो फिर हमारे अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? यह क्वेश्चन के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आप सभी से पूछ लेते हैं कि समंजन क्षमता जब घट जाती है तो उसकी एज क्या होती है, और एज जब वह आ जाती है तो उस टाइम हमारे आंख में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? आप सभी लोग बताइए, जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। और हाँ, अब 1 घंटे से ऊपर क्लास चल गया आपका, 1 घंटा। थोड़ा लाइक देख लेते हैं। सोनी मदेशिया का आ रहा है कि 45 से 55, गुड। सबसे पहले आंसर आया है और वो भी करेक्ट। 55 से 55 की एज में हमारा जो समंजन क्षमता होती है वह घटने लगती है। तो ये तो बात सही है कि घटने लगती है, लेकिन जब घट जाती है, मान लीजिए कि घट गया, अब घट गया तो जो रोग उत्पन्न होगा उस रोग का क्या नाम है? तो मुकेश का नाम है कि जरा दृष्टि दोष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जब हमारी फोकस दूरी समायोजित नहीं हो पाती है, यानी कि हम आवश्यकता के अनुसार उसको क्या नहीं कर पाते हैं? फोकसित नहीं कर पाते हैं, तो वह समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता घटने का मतलब कि हमारे आंख में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आपका समान दृष्टि के लिए आपका दृष्टि की अल्पतम, चाहे हम बात करें तो न्यूनतम या कहें तो निकट बिंदु, तो निकट बिंदु आपका कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो दूर बिंदु हम बात करें तो अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है। हम बहुत दूरी तक देख सकते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नियंत्रित होती है तो यह पुतली के द्वारा, या इसी को हम बोल सकते हैं आइरिस के द्वारा। क्या? आइरिस के द्वारा। यानी कि पुतली नहीं रहता तो उस टाइम हम आइरिस पे मार देते हैं। यानी कि आप सभी का करेक्ट आंसर जो होगा 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 50 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। अब रही बात की क्वेश्चन अब शानदार है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, तो व्यक्ति निकट की तो देखेगा, अब दूर को नहीं देख पाएगा। यानी कि दूर बिंदु आपका अब दूर नहीं रह गया है, वह दूर बिंदु अनंत से आपका क्या हो गया? कम हो गया है। यानी अनंत से कम दूरी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत से देखा जाए तो कम दूरी पर हो जाएगा। यानी आप सभी का करेक्ट जो आंसर आ रहा है, आप सभी का देखा जाए तो डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अब 51 नंबर पे हम रुकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछेगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण और दूर दृष्टि दोष का, दोनों का जान जाइए। पहला क्या? निकट आपका दृष्टि दोष, क्या? दृष्टि दोष, इसका निवारण। अब बात करें फिर दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या? दूर दृष्टि दोष की हम अगर बात करें तो यह आपका होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। और यह होता है उत्तल। क्या होता है? आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। दोनों आप समझ चुके होंगे। निकट का तो क्या करेंगे? अवतल दर्पण तो नहीं होगा, लेंस ना होगा, अवतल लेंस।
तो आप सभी का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। यानी निकट दृष्टि दोष जो होगा तो उसको दूर करना चाहते हैं तो हमें अवतल लेंस लगाना होगा अपने आंख में। क्या लगाना होगा? अवतल लगाना होगा आंख में, आंख के चश्मे में। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष के निवारण में, तो उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा ना, होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, अब हाई क्वेश्चन देखा जा, ये देखा था सबसे पहले क्वेश्चन के करावा था जवाब। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी कि आप प्रकाश के अपवर्तन से क्या अर्थ निकालेंगे, क्या समझ रहे हैं? जो ऑप्शन में आपका दिख रहा है, इस ऑप्शन में क्या आप बता सकते हैं कि अपवर्तन हम किसे कहेंगे? तो अपवर्तन का मतलब ही होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या करती है? दूसरे माध्यम में जाती है। अच्छा, जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही ना। यानी कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना, यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने पथ से मुड़ जाएगी, यानी कि विचलित हो जाएगी, यानी अपना रास्ता को थोड़ा चेंज कर देगी। ठीक है, चलिए, यानी कि आपका 53 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें 54 नंबर कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, यानी कि वेग बदलने से, रंग बदलने से, तरंग दैर्ध्य बदलने से, दिशा बदलने से। तो हम बात करें कि किस कारण होता है, तो जैसे देखिए, आप प्रकाश का माध्यम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? माध्यम चेंज करेंगे। जैसे हम बात करें कि दो माध्यम, यह आपका वायु है और वायु से प्रकाश आया तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अगर यह जल में जा रही है, अगर तो जल में जाएगी तो यह अभिलंब से देखा जाए तो अभिलंब के पास आएगी, यानी कि यह इस प्रकार से होकर के जाएगी। तो यह जब पथ अपना चेंज कर रही है, यानी कि सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो जब यह चेंज हो रही है तो इसका आपका चाल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? वेग बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? उसका वेग बदल जाएगा, यानी कि वेग बदलने से प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगर हम देखें 55 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 55 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सा नियम लागू होता है। अच्छा, प्रकाश की अगर हम बात करें, क्या करें? अगर हम प्रकाश की बात करें तो यह कह रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह जब जाती है, चलिए यह अभिलंब है और हम बता रहे हैं कि दूसरा आपका ले लीजिए, आपका यह वायु और आपका यह आप ले लीजिए कांच। ठीक है, और आप प्रकाश किरण को भेजिए। प्रकाश किरण अगर इस तरह से आ रही है, यह आपतित किरण, तो कांच है तो यह तो इधर झुकेगी, जबकि इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जाएगी, यह आपका देखा जाए अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यह देखा जाए तो किस नियम के तहत झुक जा रही है, यानी इसमें हमारा जो नियम लागू हो रहा है वह कौन सा लागू हो रहा है? कह रहा है कि परावर्तन का नियम, तो नहीं, हम तो अपवर्तन देख रहे हैं कि हो रहा है। स्नेल का नियम, हाँ, आपका स्नेल का नियम n जो होता है साइन आर अपान में साइन आई अपान साइन आर, क्या होता है? साइन आई अपान आपका होता है साइन आर होता है, जो स्नेल का नियम बोलते हैं ना। आपका देखा जाए तो स्नेल के नियम के तहत यह जो देखा जाए प्रकाश जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपका यह नियम लगता है, जो आपका देखा जाए तो पथ से विचलित हो जाता, क्या होता है? पथ को चेंज कर देता है, यानी कि स्नेल का नियम आप पढ़े होंगे। आप 56 नंबर को चंकारा के निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है प्रकाश की चाल निर्वात में? अब घने माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अभी देखिए, इसको चित्र से थोड़ा समझिए, चित्र से समझेंगे। यह आपका देखा जाए तो अभिलंब होगा, क्या? अभिलंब होगा। और आपका प्रकाश मान लीजिए कि ऐसे आ रहा है, प्रकाश आया तो आपका इसको तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन यह माध्यम पे निर्भर कर रहा है। मान लीजिए कि अब हम कर दे रहे हैं कांच से आपका, अगर हम बात करें वायु कर दिए, यानी कि सघन से विरल में, तो सघन से विरल में जा रही है तो यह अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगी विरल में, तो दूर हटेगी तो आपका इसमें आपका यह अगर सघन माध्यम में प्रवेश प्रकाश का वेग,
तो सघन में, तो इसमें आपका प्रकाश की जो चाल होगा चाहे वेग होगा यह कम होगा क्योंकि सघन है, और इसमें आपका देखा जाए अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अधिक हो जाएगा। यानी कि जब सघनता बढ़ेगी तो प्रकाश का वेग धीरे हो जाएगा, और सघनता जैसे ही आपका कम होगा यानी कि वायु में आया तो प्रकाश बढ़ जाएगी उसका वेग। ठीक है, यानी कि 57 का विद्यार्थियों का ऑप्शन देखें 57, तो 57 में अभी नहीं आया है। चलिए, घने माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही यह विरल माध्यम में आएगा तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? n = c/v होता है। क्या होता है? c/v। यानी अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक की क्या अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक कहीं गलती हो रहा है भाई, अपवर्तनांक की बात करें तो यह n क्या आपका n बराबर कहे नहीं, हाँ, अपवर्तनांक अगर हम n की बात करें तो यह प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग, क्या कह सकते हैं? प्रकाश की चाल c को बोलते हैं ना, और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल ये होता है ना, यानी c/v बोलते हैं। तो यह क्या होगा? किसे कहते हैं? तो आपका निर्वात तथा माध्यम में वेग का अनुपात ये होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर 58 का आ रहा है बी। वेरी गुड। सत्येंद्र का आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 58 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अभी हम बताएं कि n = होता है c/v। क्या होता है? n = हम बात करें तो c/v होता है। जो c/v की बात करें तो ऑप्शन बी दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वायु से कांच में जाते समय प्रकाश किरण मुड़ती है। वायु से किसमें आपका देखा जाए तो वायु से किसमें जा रही है? तो आपका देखा जाए तो यह वायु से किसमें जा रही है? कांच में। यानी कि पहला माध्यम है वायु होता है विरल। क्या होता है? विरल। अब बात करें दूसरा जा रहा है यह कांच में। कांच की बात करें तो यह सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। अच्छा, चलिए हम देखें तो आपका यह प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। ठीक, आ गई। अब इसको तो जाना चाहिए ऐसे ना, क्या ऐसे ही जाना चाहिए सीधे ना? चलिए, लेकिन यह नहीं जाएगी, अपना पथ चेंज कर देगी। कांच है ना, तो कांच आपका देखा जाए सघन में जैसे ही प्रकाश आती है तो वह अभिलंब के तरफ झुकती है। क्या होती है? अभिलंब के तरफ झुकती है। यानी कि यह आपका देखा जाए आपतित किरण, क्या आपतित किरण होगी। उसके बाद से बात करें तो यह आपका अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब होगा। और फिर बात करें तो यह आपका आपतन बिंदु बोला जाएगा, आपतन बिंदु बोलेंगे इसको। और बात करें तो यह आपका देखा जाए तो यह क्या होगा? अपवर्तित किरण। क्या होगी? आपका अपवर्तित किरण। क्या होगी? अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे। बोलिए, यह देखा जाए तो अभिलंब के तरफ झुक जाएगी। यानी कि आपका जाते समय प्रकाश मुड़ेगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी? अभिलंब इधर है तो अभिलंब के तरफ यह आ जाएगी। बोलिए, आप कहां से हो मेरे दोस्त? हाँ, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। बात में ना रहिए, बात करने को 2 महीने बाद मिलेगा। 2 महीना पेपर दे लीजिए, उसके बाद से खूब कीजिएगा चैट जितना करना होगा, इसलिए कि इसका समय नहीं मिलेगा। फिर बोर्ड में पेपर में बैठने को टाइम नहीं मिलेगा, आप पछताने लगेंगे। ठीक है, तो आप पछताने वाला काम मत कीजिए। कांच से वायु में आने पर प्रकाश किरण, अब देखिए कांच से वायु में आ रही है तो अभिलंब की ओर जाएगी ना। कांच से तो आपका वायु में, तो यह तो अभिलंब से दूर होगी, अभिलंब से दूर होगी, क्योंकि आपका विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है, और जैसे ही सघन में आएगा तो अभिलंब की तरफ हो जाती है। यानी कांच से वायु में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। सही कह रहे हैं आदित्य मौर्य, और क्या समझ रहे हैं कि आपको टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ाई पे विशेष आप लोग फोकस कीजिए, नहीं तो चाय पी ले। चलो भाई, इतना टाइम दे रहे हो तब तो बहुत
आपको शुक्रिया। और लाइक कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। एक ही बार तो बटन पे क्लिक करना है, इतना आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ 61 तब तक हमारे विद्यार्थी का नाम है कि सर आप चाय पी लीजिए, क्योंकि बोलने पर मुंह सूख जाता है और यह ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि नहीं अगर हम करेंगे तो मुंह सूखेगा तो हमारा देखा जाए तो ब्लड धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो हमारे लिए नुकसान करेगा। यानी कि या तो पानी पीजिए, नहीं तो फिर कुछ मतलब कि मुंह सूखा ना रहे ऐसा। चलिए ये बताइए, डिलीट करो मैसेज। हाँ ठीक है, डिलीट कर दो भाई। अपवर्तन के समय कौन सा गुण नहीं बदलता? यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो नहीं बदलने वाला बात करें तो हम बात करें, अगर नहीं बदलने वाला आपका देखा जाए तो आपका आवृत्ति है। यह प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें न बदलने वाला आपका केवल आवृत्ति है। आवृत्ति को छोड़ करके, अच्छा आर्मी की तैयारी करते हो क्या? हमें भी चाहिए सर। अच्छा लो, आप सभी लोग पी लो, उसके बाद से हम पीते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम पी चुके हैं इसलिए कि बहुत पहले आज चाय बन करके आ गया था, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था ना तभी आ गया था, तो हम पी लिए, कहे कि चलो, किस लिए कि बॉर्डर पे चलने से पहले एकदम सब हथियार टाइट रखना चाहिए, ठीक है। हथियार टाइट रहेगा तो फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? है, चलिए इसका आंसर दीजिए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, बताइए। थोड़ा देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आ रहा है, लेकिन करेक्ट आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक का मात्रक मीटर, सेकेंड, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं। तो मीटर की बात करें तो मीटर दूरी का होता है ना, सेकेंड की बात करें तो समय का, यह तो आपका दूरी का हो जाएगा। सेकेंड बात करें तो समय का, डायोप्टर की बात करें तो लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का ये होता है ना। तो आपका इसमें से कोई नहीं होगा, क्या कोई मात्रक इसका नहीं होता है। चलिए अगर बात करें पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक की बात करें तो 1.3। हाँ कांच की बात करें, कांच की तो कांच का 1.5। और हम बात करें हीरा की, क्या हीरा की बात करें तो हीरा का 2.42 होता है। यह सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन यह सब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी पे विशेष आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। विकास राजपूत, ठीक है, आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका देखा जाए तो सब क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, पहले की तरह नहीं रह गया है, तो आपको रनिंग भी करना है और यह पेपर पे भी ध्यान देना है। कांच का अपवर्तनांक लगभग, तो कांच का कितना होता है 1.5। अब देखें अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण किसके सापेक्ष मापे जाते हैं? तो किसके सापेक्ष मापे जाते हैं भाई, यह तो आप लोग बताएंगे। अब इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। क्या जिक्र करेंगे? तो हम जिक्र यही करेंगे कि यह हमारा अभिलंब है और अभिलंब है और दो माध्यम ले लीजिए। आपका देखा जाए तो यह वायु ले लीजिए पहला माध्यम, यानी कि विरल, क्या विरल, ठीक है। और हम मान ले रहे हैं कि कांच, यह दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, ठीक है, कांच है, यानी कि यह सघन है, क्या है, सघन। हम प्रकाश किरण को मान लीजिए कि ऐसे भेज दे रहे हैं, प्रकाश किरण आ गई और इसको तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन नहीं जाएगा। कांच है तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यह है आपका आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण है। अच्छा यह देखा जाए तो क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है यह अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। लेकिन फिर यह क्या है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब कह रहे किसके सापेक्ष माप रहे हैं, यानी कि यह जो है, सर मेरी सिस्टर का नाम ले लो, बहुत जिद कर रही है, उसका नाम नेहा, तो उसका नाम कहाँ है सिस्टर, आपका कमेंट करे तब तो, काहे नहीं लेंगे, इतना पिन ना करो, ठीक है, हम ले लेंगे भाई, विकास राजपूत नाम ले लेंगे, इसलिए कि विद्यार्थियों को भी तो कमेंट करने दो, अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, ले लेंगे। आपका जो सिस्टर का नाम है नेहा, ठीक है, चलो आपकी सिस्टर यानी हमारी भी सिस्टर नेहा है। चलिए आपका सिस्टर मतलब आपके सिस्टर को बोल रहे हैं ना कि हमारे सिस्टर का नाम दूसरा कुछ है। हाँ अब यहाँ देखें तो हम जो भी कुछ यहाँ माप रहे हैं,
कहें कि यह आपतन कोण यानी कि आई किसके सापेक्ष माप रहे हैं, देखिए इस रेखा के, इस रेखा से नाप रहे हैं तो यह रेखा क्या है, अभिलंब। फिर यहां देखें तो यह आपका अपवर्तन कोण जो है आपका कोण आर किससे नाप रहे हैं, तो अभिलंब से, यानी कि हम अभिलंब के सापेक्ष मापते हैं। किसके सापेक्ष, अभिलंब के सापेक्ष मापते हैं। ठीक है, तो आप सभी का 66 का आपका जो सी ऑप्शन है अभिलंब करेक्ट होगा। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक की बात करें तो वायु का आपका 1 होता है। क्या होता है, वायु का 1 होता है। क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक की बात करें तो वायु का कितना होता है, आपका 1 होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट कीजिए ना। लाइक कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर दीजिए। छाछठ का सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, हाँ लाइक कर दीजिए। चले आते हैं, सॉरी 67 का बी। अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे अधिक आपका हीरा का होता है ना, 2.42 होता है। ठीक है, वायु की बात करें तो 1, पानी की बात करें तो 1.33, हाँ, कांच की बात करें तो आपका 1.5 होता है। यह सब आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डी आकाश साहू का आ रहा है 68 का डी, वेरी गुड, हीरा का सबसे अधिक होता है। आइए, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 आप सभी का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चाय पी ले थोड़ा सा। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और इस टाइम देखा जाए तो हमारा चाय ही जीवन है भाई। यही हमारा देखा जाए तो इस टाइम इतने मतलब कि सुबह सुबह के समय हमें तरोताज़ा कर देता है, जो हम आप सभी के सामने इतने जोश और जुनून के साथ हम आप क्या कर सकते हैं, बोलते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, तो ओम का नियम। तो ओम का नियम तो हमारा क्या होता है, वो होता है ना धातु चालकों के लिए V बराबर I इंटू आर, यह ना होता है I इंटू आर, ओम का नियम। न्यूटन का नियम तो F बराबर ma, नहीं, स्नेल का नियम तो N बराबर होता है साइन I अपान साइन आर, साइन I अपान साइन आर, क्या होता है, साइन आपका आर होता है। यानी यही है, चोर पकड़ा गया एकदम, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम आपका देखा जाए तो क्या होगा, 69 का सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, माध्यम जितना अधिक घना होगा प्रकाश का वेग। हम अभी बोले हैं कि जैसे जैसे सघनता का मान बढ़ेगा तो माध्यम में हम देखेंगे उस तो प्रकाश की चाल घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगा, और जैसे जैसे विरलता बढ़ेगी तो प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें वेग तो सघन ना अधिक होगा ना, तो उसमें आपका कम हो जाएगा, उल्टा उतना कम हो जाएगा प्रकाश का वेग। 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि हम प्रजनन जो करते हैं अपने समान आप टिंकल आपके कमेंट से वो एक शॉर्ट्स रील बना है कि एक लड़की जा रही है कोचिंग और वह भूल जा रही है, करे कि सर बड़ा मजा आ रहा है उसको देखने में है। उसमें एक और बंदा वो गया है क्या फ्रेश होने के लिए, तो वो कह रहा है कि बहुत मजा आता है उसको देखने में। चलिए आते हैं प्रजनन का मुख्य उद्देश्य देखिए कि तो हम जात की निरंतरता, यानी कि अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, यानी कि हम जिस भी वंश के होंगे वह हमारा वंश क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह देखा जाए तो जाति की निरंतरता के लिए आप भी अगर आप नहीं करेंगे, शादी विवाह होगा तो संबंध बनाएंगे, अपने समान क्या करेंगे, मतलब अपने समान 100% नहीं, मतलब कि तुलना के देखा जाए तो बच्चा पैदा करेंगे तो आपका वंश जाति देखा जाए तो जाति बनी रहेगी। 71 का आपका सी होगा। अब 72 नंबर, अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते हैं,
कितने जनक होते हैं, यानी कि कितने जनक होते हैं, तो एक ना, इसमें एक ही क्या होता है, एकदम पूर्ण रूप से क्या होता है, फिक्स होता है कि वह चाहे तो अरे ऐसा मत कहिए, आपका समय होगा तो आपका भी शादी विवाह होगा, आपके भी क्या होंगे, यार होंगे, दिलदार होंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है। तो अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो द्विखंडन, क्या होगा, द्विखंडन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ईस्ट में प्रजनन क्या होता है। तो ईस्ट में बात करें तो मुकुलन होता है ना, इसमें एक कली उभरती है, क्या बोलते हैं उसको, मुकुल बोलते हैं ना, मुकुल। तो आप सभी का, आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा 74 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 का आंसर देखें कि लैंगिक प्रजनन में संतति कैसी होती है, यानी कि लिंग प्रजनन में आपका देखा जाए, हम लोग जो लैंगिक प्रजनन करते हैं तो इसमें जो हमारा संतति उत्पन्न होती है, यानी कि जो बच्चे होंगे वह कैसे होंगे। तो अरे नहीं, सही बात है, बोल दिया ओपनली, उसमें कौन सी बात है, मतलब कि आपका शादी विवाह नहीं होगा। बताइए, देखिए गौरव विश्वकर्मा ब्याह नहीं करोगे, बताओ, शादी नहीं करोगे हैं। फिर देखो विकास शादी नहीं करोगे, देखो वो कह रहा है कि हम बनाएंगे हैं, काहे नहीं बनाएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आकाश साहू बताओ, शादी नहीं करोगे, शादी करोगे भाई, समय से शादी होगा ही, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में संतति कैसी होती है, तो विविध युक्त होती है। विविधता युक्त मतलब सेम हमारे 100% नहीं होता है, मिलता जुलता हमारा संतान होता है, क्योंकि हम मेल और फीमेल यानी कि जो भी महिला और पुरुष संबंध बनाए होंगे तो उनके इसमें गुण चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है जरूर। देखो विकास कह रहा है कि एकदम, हाँ, परी यादव भी जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। विकास कह रहा है कि हम करेंगे, भाई सही बात है भाई, देखो हम भी करेंगे, हम भी कह रहे हैं कि काहे नहीं करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग परी। आते हैं टाइम पर, तो हम कहाँ कर रहे हैं कि आज एक कर लो अरे भाई करना, अच्छा हम भी करेंगे तो एक समय से, उसका भी एक समय होता है, सब क्राइटेरिया देख करके किया जाता है कि थोड़ा अच्छा लगे, एक पूर्ण समय पे, इसलिए कि वो समय जरूरी है, समय से करना, नहीं तो फिर पहले ही कर लोगे। पहले हो जाता था छोटे पर ना, अभी बच्चा मतलब देखा जाए तो एडल्ट नहीं हुआ था, होता रहता था, तो पहले ही हो जाता था। जैसे असम में, अभी भी असम में देखोगे तो शादी बहुत कम एज में ही बच्चों का करा दिया जाता है, और फिर दोंगा कराया जाएगा। वह बच्ची जब हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कर लेगी, जब मतलब एडल्ट हो जाएगी तब, और वह 5-7 वर्ष की रहेगी ना, तो उससे को शादी करा दिया जाएगा है। अब बताओ वह कितना बुरा लगता होगा, लेकिन उन लोग का उसी तरह से रीति रिवाज है। शादी नहीं करना है, अच्छा सनी देखो वो नहीं करेगी, परी का भी का नाम है, पहले शादी सही था, नहीं नहीं पहले सही नहीं था, पहले सही नहीं था भाई, क्या कह रहे हो, पहले सही नहीं था। चलो खैर, अपना अपना विचार। हाँ, मानव में नर युग्मक, नर मतलब कि क्या होता है, पुरुष, पुरुष, पुरुष की बात करें तो पुरुष में हमारा शुक्राणु ना, क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्र, नर युग्मक शुक्राणु होता है। तो आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम महिला में बात करें, क्या अगर हम महिला में बात करें तो महिला में आपका क्या होगा, अंडाणु, क्या होगा, अंडाणु आपका होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 निषेचन कहाँ होता है, मानव में पूछ रहा है। निषेचन यानी कहाँ होता है, मिलन की रात कब आएगी है, यहाँ से अब देखा जाए यहाँ पे निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन आपका देखा जाए तो कह रहा है कि गर्भाशय में, अंडाशय में और फिलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में ही आपका निषेचन होता है। क्या होता है, अच्छा ठीक है। तो आप सभी का फैलोपियन ट्यूब में आपका होता है। अब इसका हम फिगर दिखाएंगे, आप सभी लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो आप सभी का थोड़ा सा सही रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं कहाँ आपका निषेचन होता है। निषेचन, निषेचन ना, चलिए निषेचन की बात करें तो निषेचन आपका कहाँ होता है, तो आपको हम बता दें कि निषेचन कहाँ होगा, यह फिलोपियन ट्यूब में। तो आपको यह दिखा दे, यह दिखा दे, यह दिखा दे रहे हैं। चलिए फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, आ जाओ भाई जल्दी आ जा।
हाँ, ये रहा आपका फिगर जिसमें हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसको तो यहाँ हम लगाते हैं ताकि आपको समझा दें। देखिए, ये रहा आपका अंडाणु निकलने वाला भाग और यहाँ से उत्सर्जित होकर के इस तरह से आता है और यही बोला जाता है फिलोपियन ट्यूब। क्या आपका देखा जाए तो यह भाग आपका फिलोपियन ट्यूब है और इसी में आपका अंडा इंतजार करता है शुक्राणु का। इसमें आपका देखा जाए तो निषेचन होता है। जैसे निषेचन होता है तो धीरे धीरे वह आपका निषेचन होकर के बच्चा जो होता है वह आपका गर्भाशय की तरफ आ जाता है। क्या, ठीक है, गर्भाशय की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो आप सभी का करेक्ट जो आंसर होगा फिलोपियन ट्यूब होगा और यह आपका यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करके और यहाँ से इसको क्या करता है, यहाँ अंडाणु से मिलने के लिए जाता है। ठीक है आपका, ठीक है, और यह आपका अंडाणु तब तक रहता है जब तक कि इस शुक्राणु से न मिले और जैसे उसका जीवन काल, यानी कि जब तक यह यहाँ रहा, आ गया शुक्राणु तो आ गया, नहीं आएगा तो फिर वह मर करके पीरियड के रास्ते क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी वही आपका पीरियड आता है जब नहीं शुक्राणु मिलता है तब। चलिए यहां से देखा जाए आपका क्वेश्चन तो आपका 77 तो हो गया। आते हैं अगला 78 नंबर, भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। भ्रूण का विकास अगर देखें तो किस अंग में होता है, तो आपका भ्रूण का विकास की बात करें अंडाशय में, फिलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, तो यह गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास किस में होता है, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में। चलिए, पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद क्या बनता है, तो हम बात करें पुष्पीय पौधों में तो बीजांड आपका बीज में बदलता है। क्या होता है, बीजांड की बात करें तो बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में। और आपका बात करें और आपका होता है फूल में। क्या बनता है आपका, कोई चीज होता है जो फूल में बदल जाता है, फल में। तो आपका यह फल तो दिया नहीं है तो आपका देखा जाए तो यह बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज। यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का करेक्ट जो आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और बी ऑप्शन। चलिए आते हैं, और जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। आते हैं, अगर हम 80 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है, टीबी, मलेरिया, एड्स और डेंगू। यौन संचरित यानी कि यौन संबंध बनाने से रोग होने वाला। काश आप चंद मैं सितारा, देखिए किसी विद्यार्थी का आ रहा है, हमारे प्रिय विद्यार्थी, काश आप चांद मैं सितारा होता, आसमां में आशियाना हमारा होता, लोग मुझे दूर से देखते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। बहुत बहुत प्यारा शायरी है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। हाँ चलिए, यहाँ से अब हम इसको बात करें तो यह यौन संचरित रोग, इसमें क्या है, एड्स है। ठीक है, HIV जो होता है, तो आप सभी का एड्स हो गया, और एड्स हो गया जब ना, तो समझिए कि अब खत्म हो गया, यहाँ से जीवन आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एड्स का इलाज नहीं है। तो आप सभी का क्लास आज का इतना ही, और आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार भरा आप सभी को आशीर्वाद कि आप सभी लोग बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ग्रहण करें पाएँ, लेकिन ऐसे ही मेहनत जारी रखिएगा। ठीक है, और इंग्लिश का आज क्लास आपका होगा 7 बजे से, 7:10 है, तो उसको देख रहे हैं 7 बजे कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमको टाइम मिल गया है उनका, देखा जाए तो सब बनाने के लिए, तो हम अभी 10 मिनट में उनका बना देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा बता दीजिए एक बार कि कहाँ से देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो हमारा। ठीक है, नहीं सांग सुना दिए हैं कि मिलने की रात वो कब आएगी, हो गया, इतना ही सांग है हमारे पास। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, बस इतना। उसके बाद से हम बात करेंगे क्या, इंग्लिश की। एक बार बताइए। ठीक है, मऊ से विकास देख रहे हैं, बहुत पास से देख रहे हो। तिलकारी से आप हो जी हैं, तिलकारी। जौनपुर से गौरव विश्वकर्मा और बाकी सभी विद्यार्थी, और जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। और शाम को आज का हिंदी का क्लास होगा, हाँ
थोड़ा ये नहीं बताए हैं, बता दे क्योंकि आज से क्लास आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सर भी आपका खाली हो गए हैं। हाँ, सुबह की बात करें तो सुबह से यह क्लास होता है। सुबह में आपका पहला क्लास होता है आपका, देखा जाए तो या तो मैथ, अब तो देखें तो कल से आपका मैथ ही चलेगा, मैथ या आपका साइंस, ठीक है। साइंस की बात करें तो यह सुबह वाली क्लास सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आप सभी लोग जुड़िए, 5 से चलेगा यह 7 बजे तक, ठीक है। आज क्वेश्चन 20 कम था जिसके वजह से हम पहले खत्म कर रहे हैं, नहीं तो 100 क्वेश्चन लेकर आते हैं। दूसरा जो चलेगा आपका चलेगा इंग्लिश का। क्या चलेगा? इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का आज ग्रामर होगा, तो इंग्लिश का क्लास चलेगा 7 बजे से आपका, देखा जाए तो यह 9 बजे तक। कितने बजे तक? 9 बजे तक आपका, और 2 ही क्लास सुबह में होती है। आइए अब हम शाम की बात करते हैं। शाम की अगर हम बात करें तो शाम की पहली क्लास जो होगी आपकी हिंदी की होगी। क्या होगी? हिंदी की क्लास की बात करें तो यह 5:30 बजे से चलता है। कितने बजे से? यह 5:30 बजे PM से चलेगा आपका 7 बजे PM तक, ठीक है। उसके बाद से फिर हम आ जाएंगे आप सभी से मिलने के लिए आपका मैथ लेकर के, यानी कि यह कभी मैथ होगा, नहीं तो यह आपका साइंस होगा, ठीक है। SCIENC, ठीक है। यह देखा जाए तो 7 बजे से आपका 9 बजे तक चलता है, जो कि कल हम मॉडल पेपर कराए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। कितने बजे से? यह 9 बजे तक चलता है, ठीक है, PM तक। यह रहा आपका, तो कल का मॉडल पेपर कराए मैथ का, आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। एकदम बोर्ड वाला पेपर आपको हम बताए हैं, और वह सभी क्वेश्चन को हल किए हैं, बारीकी से उसमें बताए हैं, समझाए हैं, ठीक है। सुरेश बहुत देर से जुड़ रहे हो भाई, नगरा से, और आप भी तिलकारी से ही हो। अब मतलब कि सब तिलकारी से देख रहे हैं, हाँ? बदलिए, अब आप सभी लोग बता दीजिए कि आप लोग, हाँ सुरेश आप थोड़ा एक बार बता देना कहाँ से देख रहे हो भाई। 8 बजे से नगरा में कहाँ से? इसका मतलब आप लोग नगरा से ही होगा, इतना जान रहे हो तब। चलिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है। ठीक है, तो लाइव सेशन को हम समाप्त करते हैं। गौरव जौनपुर से, परी तिंकल जी तिलकारी से हैं, हम लोग भी, हम लोग नहीं, जयपुर से, राजस्थान का जयपुर, तब तो उसमें हवा महल होगा जी। आप हवा महल गए हैं कि नहीं? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। आप सभी को लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, यानी कि आपका देखा जाए तो मैथ चलेगा शाम को, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी 8 बजे से 7 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा। इंग्लिश वाले सर अब आ ही रहे होंगे, यानी कि 20 मिनट के अंदर आपका क्या होगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को प्यार भरा आपको गुड बाय।